चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान और ये जो लेक्चर है ये आपके यूपी पीसीएस का पीटी का एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है जिसकी डेट है 17 मार्च, उसको टारगेट करके हम ये क्लासेस लेके आ रहे हैं। और इससे आपका जीएस का जो भी रिवीजन होगा वो हम पीवाईक्यू के द्वारा करेंगे। जिसमें आप देखेंगे 2018-2023 के पीवाईक्यू को देखेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान रहेंगे या संभावनाएँ रहेंगी उनको चर्चा करेंगे, यानी उनकी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएँगी। ठीक है? तो इसके अलावा हम आपके लिए कुछ बुक्स लेके आ रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों। स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए ये पूरा फ्री रहेगा, ठीक है? उनके एड्रेस पर फ्री डिलीवरी करवाई जाएगी। ये बुक जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी तो आपको एसएमएस किया जाएगा। स्टार्ट के जो 100 एसएमएस आएँगे उसी में से उनको जो है पीडीएफ सारी बुकें प्रोवाइड करवाई जाएँगी उनके एड्रेस पे। बाकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसके अलावा बात करें ऐसे ही हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है जीएस रिवीजन सीरीज में। इसके अलावा एनवायरनमेंट इकोलॉजी की भी क्लास चल रही है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आप देखेंगे प्लेस एंड न्यूज़ नाम से एक सीरीज मेरी चल रही है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो ये तो बात हो गई क्लासेस की, क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी इससे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और ये क्वेश्चन आया है 2018 में। तो प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? प्रियम्बल से ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसे पूछा भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस क्रम में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व में कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? यानी न्याय कितने प्रकार से बताया गया, स्वतंत्रता कितने प्रकार दी गई है, समानता कितने प्रकार दी गई, बंधुत्व कितने प्रकार दिया गया है। इसी क्रम में आपको इन कोडों का प्रयोग करके सही आंसर चुनना है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की बात करें, उसमें जो अगर प्रस्तावना की बात करें, उसमें देखिए न्याय कौन-कौन सा दिया गया है? न्याय दिया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। स्वतंत्रता की बात आप देखें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार की, अव्यक्त की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ठीक है? समता की बात करें, समता 2 प्रकार की दी गई है, ठीक है? तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें 3-5 का क्रम होगा तो इसमें ऑप्शन मिलाएँगे, तो इसमें देखिए 3-5, ठीक है, 2-1 इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहरहाल संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से आप देखेंगे तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। इसे 22 भागों में विभाजित किया गया था और 8 अनुसूचियाँ थी। समय के साथ उसमें संशोधन होते रह गए। अब देखेंगे लगभग 470 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 25 भागों में विभाजित किया गया है और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? और इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है प्रस्तावना में कि अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? आप देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। इसके पश्चात जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने तक विभिन्न बैठकें आयोजित होती रही हैं, ठीक है? चूँकि आप देखेंगे 15 अगस्त 47 को जो है भारत आज़ाद हो गया था। आप देखेंगे इसके बाद संविधान सभा की विधायिका के तौर पर ये कार्य करना चालू की तो इस यात्रा में 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अंगीकृत किया गया था, ठीक है? और इसके कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, ठीक है? तो इसमें यही क्या किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है? कुछ प्रावधान उसी दिन लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है? इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन द्वारा आप देखेंगे प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन-कौन से? इसमें देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और देखेंगे इसमें जो है अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था, ठीक है? तो मूल संविधान में आप देखेंगे ये तीनों शब्द नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या और ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कुछ मेजर कमेटी थी उनके अध्यक्ष के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। इसमें जो बी.आर. अम्बेडकर के अलावा और कौन से सदस्य थे इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पर इनकी लिस्ट दी गई है, ठीक है? इसके अलावा हम भारतीय संविधान ने अपने संविधान को बनाते समय कहाँ-कहाँ से किस-किस देश से जो है क्या-क्या उधार लिया है, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया लिस्ट दी गई है, इसको आपको देखना है, ठीक है? और ये ओपन क्वेश्चन होते हैं, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो मैंने सारा मैटर आपको दे दिया एक जगह, आपको एक बार रिवीजन करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है भारतीय संविधान, उसके भाग और उनके शीर्षक से संबंधित उल्लेख। पीसीएस में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। भाग दे देगा, उससे पूछेगा कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित किस भाग में उल्लेख किया गया है, ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर देखेंगे तो इसमें भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है, ठीक है? भाग 8 में आप देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, ठीक है? तो इसमें देखेंगे
तो आपको ट्रिब्यूनल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान के भाग 14 क में आप देखेंगे ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है, ठीक है? इसके अलावा देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पूछता है, तो भाग 11 में सेंट्रल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको भाग 14 याद रखना है, इसमें आप देखेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई है, ठीक है? जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें देखेंगे भारतीय संविधान में देखेंगे भाग 3, 4, 5, 6, 9, 9 का 11, 15, 18, 20 इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हमने हाइलाइट कर दिया कि इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है? इसके बाद क्या पूछा जाता है, संवैधानिक भाषाएँ पूछी जाती हैं। तो भारतीय संविधान के देखेंगे भाग 17 में और 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे अनुच्छेद 343, 351 में ये सब प्रावधान है संवैधानिक भाषाओं की, जिसमें 22 भाषाएँ जो है भारतीय संविधान में उल्लिखित की गई हैं, ठीक है? हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो ये केंद्रीय जो है आप देखेंगे केंद्रीय रूप में आप प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। अब आपको 22 भाषाओं की लिस्ट यहाँ पर दी गई, इनको आपको पढ़ लेना है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे 6 हमारे जो है क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जो 2004 से 2014 तक जो है शामिल किया गया है। 2004 में देखेंगे तमिल, फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो इनको भी आपको देखना है, इसको भी आप देखना है। ये सब ओपन क्वेश्चन होते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको ध्यान रखना भाग 7 जो है संविधान से हटा दिया गया है, ठीक है? वर्तमान भारतीय संविधान में कुल जो है दिखेंगे 22 भाग ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है? मगर गणना अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको 25 दिखाई देंगे। बहरहाल अगर अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में जो है 12 हैं, ठीक है? अब इसमें कुछ अनुसूचियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बताया भाग 8 में आप देखेंगे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, जिसमें वर्तमान में कुल 22 भाषा हैं। इसके अलावा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, अनुसूची 6 से। अनुसूची 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन संबंधित नियम है। अनुसूची जो है आप देखेंगे 5 क्या है, 5 में देखिए अनुसूचित राज्य क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति में प्रशासन का नियंत्रण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है? और शेड्यूल 7 में देखेंगे तो इसमें लिस्ट दी गई है, यूनियन, सेंट्रल और देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है, ठीक है? और इसमें ज़्यादा पूछा जाता है शेड्यूल 3, इसमें क्या कहा गया है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाले शब्दों की प्रतिज्ञाओं की जो है प्रारूप तैयार किया जाता है, ठीक है? तो कुछ शेड्यूल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा देखेंगे तो 11-12 आपको पता होगा, 11 देखेंगे तो ग्राम की पंचायतों से संबंधित है और नगर पालिकाओं से संबंधित 12 है, ठीक है? और शेड्यूल 10 आपको ध्यान रखना है, इसमें दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान इसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1985 में जोड़ा गया था। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और शेड्यूल 9 में आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा प्राप्त जो है लॉ से संबंधित है, ठीक है? इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में शामिल किया गया था। तो ये चीज़ें अभी मैं तो ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको सही से पढ़ लेना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? 2017 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन था? ठीक है? मीरा कुमारी, गोपाल कृष्णन गांधी, करण सिंह, इसमें नन ऑफ दी अबव। तब देखेंगे 2017 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो एनडीए की तरफ से आप देखेंगे कि रामनाथ कोविंद उम्मीदवार थे। यूपीए गवर्नमेंट की तरफ यानी कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ देखें तो मीरा कुमारी थी, ठीक है? तो इसमें जो है मीरा कुमारी सही हो जाएगा। वर्तमान में कौन थे? 2022 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से आप देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी, और इधर देखेंगे यूपीए की तरफ से आप देखेंगे तो यशवंत सिन्हा थे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में आप देखेंगे ये जो भारत के हमारे राष्ट्रपति थे, पहले राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे लगभग देखेंगे 16 राष्ट्रपति हमारे यहाँ होंगे, सही 17वां राष्ट्रपति हैं, ठीक है? इसमें रामास्वामी वेंकटरमन का जो है ये न्यूज़ में थे, क्योंकि इनका जो है अभी वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है? तो आपको वेंकटरमन के बारे में ध्यान रखना है। इसमें हमारी एक क्लास चलती है पर्सन एंड न्यूज। पर्सन एंड न्यूज से क्लास चलती है जो आपके यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी में से ये है, ठीक है? तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट में था। तो देखेंगे श्री वेंकट रामास्वामी की बात करें तो 1910 से 2009 तक इनका जो है कार्यकाल था। कार्यकाल का मतलब 1910 में पैदा हुए, 2009 में ये इनकी डेथ हो गई। तो भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में वेंकटरमन की जयंती मनाई जाती है। तमिलनाडु के राजमंदम में इनका जन्म हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदार रहे थे। संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे। 1952 में पहली बार संसद के लिए चुने गए थे और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो ये तो बात हो गई श्री रामास्वामी वेंकटरमन, हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति जो न्यूज में थे, ठीक है? तो इस क्लास को देखने का आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि करंट अपडेट भी आपको हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें रिवीजन भी हो जाएंगी, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं जीएस रिवीजन थ्रो एमसीक्यू या पीवाईक्यू, ठीक है? तो ये फ़ायदा है आपको। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में इस पूछा है, हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? यानी नीति आयोग के पहले जो है आप देखेंगे
उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार। तो अभी आप देखेंगे अरविंद पनगड़िया जो थे ये नीति आयोग के पहले जो है आप देखेंगे उपाध्यक्ष थे, ठीक है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि आप देखेंगे अभी हाल ही में जो है अरविंद पनगड़िया को जो है वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है 16वें जो है फाइनेंस कमीशन के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 2 तरीके से ये न्यूज़ में हो गए। एक तो ये देखेंगे नीति आयोग के पहले जो है उपाध्यक्ष थे। दूसरा आप देखेंगे ये वित्त आयोग के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन की बात करें तो पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे 1951 में, और 17वां जो चल रहा है वो एनके सिंह थे। इसके बाद जो 16वां वित्त आयोग है उसके जो है आप देखेंगे कौन है अध्यक्ष, उसके जो है अरविंद पनगड़िया, जो कि जो है आप देखेंगे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में बात किया तो वित्त आयोग देखेंगे संविधान के जो है अध्याय 1 में देखेंगे भाग 12 में देखेंगे अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान है, ठीक है। और इसका काम है जो है आप देखेंगे राजस्व का वितरण करना, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के जिसके जो है आप देखेंगे जो अध्यक्ष हैं वो एनके सिंह हैं, उनका कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक मान्य है। अब देखिए आप यूपीएससी का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 जननांगी निष्पादन, 2 वन और परस्पति, 3 शासन सुधार, 4 स्थिर सरकार, 5वां कर और राजकोषीय प्रयास। इसमें बताना है कि जो इस 15वें वित्त आयोग के उपयुक्त कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में उपयुक्त किया है। तो आप देखेंगे इसमें जो है केवल 3 को जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय के अंतर के अलावा ये कहाँ दिया गया है? तो ये देखिए ट्रांसफर के जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें देखेंगे इसमें आय की बात की गई, क्षेत्रफल की बात की गई, जनसंख्या की बात की गई है, ठीक है। वन आच्छादन की बात की गई, फॉरेस्ट की बात की गई है, टैक्स की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या बात नहीं की गई है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कर और राजकोषीय प्रयास और वन पारिस्थितिकी जननांकी निष्पादन की बात की गई, शासन सुधार, स्थिर सरकार की बात नहीं की गई है। इस प्रकार देखेंगे इसमें केवल 3 सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात नीति आयोग की है तो नीति आयोग के बारे में वर्तमान करंट अपडेट थोड़ा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में देखेंगे नीति आयोग के नए जो है उपाध्यक्ष जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, सुमन की गई है, श्री सुमन बेरे की, ठीक है। और इसके अलावा नए सीईओ नीति आयोग के जो है आप देखेंगे नियुक्त किए गए हैं सुब्रमण्यम जी, ठीक है। और आप देखेंगे इसमें एक फुल टाइम मेंबर होता है जो अरविंद वीरामानी को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे इसके अध्यक्ष के रूप में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का जो है आप देखेंगे कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई करंट अपडेट की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। तो ये करंट अपडेट आपका हो गया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ध्यान से इन नामों को अपने दिमाग में खोपड़ी में बैठा लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में अंतर दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है, खास इससे पूछा नहीं जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहे हैं, बाकी जो पढ़ना आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निम्नलिखित में कौन भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य है? केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, और कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है। तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश को भाषाओं के आधार पर पहली बार जो है राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। यानी भाषाओं के आधार पर गठित हो रहा वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप देखेंगे 1948 की बात करें, 1948 में एसके धर के नेतृत्व में बने भाषाई आयोग तथा जेपीवी समिति के तहत तत्कालीन रूप से भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी थी। उनके विरुद्ध सलाह दी थी, ना कि ये सिफारिश की थी कि राज्य भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। मामला कब हुआ? मामला हुआ अक्टूबर 1992 में पोट्टी श्रीमलन के आमरण अनशन के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हिंसा हुई। सरकार ने 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनाना पड़ा, ठीक है। और किसके आधार पर? भाषाई आधार पर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अन्य क्षेत्रों में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पारित जो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र प्रदेशों का गठन हुआ, ठीक है। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको आपको देख लेना। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसके धर समिति थी और जेवीवी समिति थी, उन्होंने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पता चल गया कि आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट दिया गया है, स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ये जो है फॉर्मेशन के पहले यानी बनने से पहले, अलग होने से पहले किसके जो है ये कंट्रोल में थे? आप देखेंगे आंध्रा
1953 में आप देखेंगे ये किसके था, मद्रास से संबंधित था। ठीक है, अब हम यूपी की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड देखेंगे 2000 में, ये जो उत्तर प्रदेश से संबंधित था, उत्तर प्रदेश का पार्ट था। ठीक है, तो इनकी लिस्ट दी गई है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कौन सा इसमें संविधानेतर एजेंसी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा जो है संविधान से इतर बनाई गई एजेंसी है, नहीं संविधान द्वारा संवैधानिक प्रावधान नहीं है, उसमें आपको बताना है। तो आप देखेंगे आपको सीधे सीधे इसका आंसर पता चल रहा होगा कि नीति आयोग जो है ये संविधान से इतर एजेंसी बनाई है, यानी संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, यह एक थिंक टैंक के रूप में भारत सरकार के साथ काम करती है। ठीक है, इसको कोई संवैधानिक जो है, कानूनी जो है, आप देखेंगे संवैधानिक जो है इसके पास अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा बात करें अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है। इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन चीफ ऑफ कमीशन कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ये पहले भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन महिला आयुक्त की बात करें तो वीएस रामा देवी थी। वर्तमान की बात करें इलेक्शन कमीशन की तो कौन है चीफ इलेक्शन कमीशन, श्री राजीव कुमार है। ये 2 अन्य मेंबर हैं। ठीक है, श्री अनूप चंद्र पांडे, श्री अरुण गोयल, ये अन्य मेंबर, 3 मेंबर की संस्था होती है जिसमें आप देखेंगे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, राजीव कुमार। इसके अलावा यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी है। और अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसके जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेथ हैं, जो यूपी पीसीएस के चेयरपर्सन है अभी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चेयरपर्सन लिखा है। अब चेयरमैन नहीं यूज किया था, तो इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जेंडर जो है आपको बायस देखने को मिलेगा, देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर अब चेयरपर्सन यूज किया जाता है। ठीक है, चेयरमैन नहीं यूज किया जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी अगर बात करें यूपीएससी की तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में आप देखेंगे भाग 14 के अध्याय 2 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 320 के तहत सौंपे गए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वित्त आयोग की बात हम कर ही चुके हैं स्टार्टिंग 280 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 में आप देखेंगे संसद और राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के नियंत्रण करता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक निकाय की बात करें, संवैधानिक निकाय की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ठीक है, और गैर संवैधानिक निकाय की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसको आपको देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए गैर संवैधानिक निकाय क्या है, नीति आयोग है। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, करंट भी अपडेट करवा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी भी है। ठीक है, क्योंकि ये PYQ सीरीज है, रिवीजन आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, हम आपको कितना भी पढ़ा दें, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका रिवीजन होने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सरकारी आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं, राजस्व वितरण में, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य से, संसद की सदस्यता से, ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध से। तो आप देखेंगे सरकारी आयोग जो था वो बना था सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित बना था। ठीक है, और ये इसकी सिफारिशें थी। हमको क्या ध्यान रखना, सिफारिशें तो नहीं पूछ जाती हैं लेकिन पूछता है कौन सा आयोग किससे संबंधित है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन संबंधित ये कुछ आयोग हैं जिसमें आप देखेंगे पहला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था, उसके बाद राजमन्नार कमीशन बना था, फिर सरकारीय कमीशन, ये पुंछी आयोग, और फिर आप देखेंगे वेंकट चलैया कमीशन। तो ये कुछ कमीशन बने थे जो किससे से सेंट्रल स्टेट रिलेशन के रिफॉर्म से संबंधित जो है कमीशन बने थे। इसमें देखेंगे जस्टिस जो है RS सरकारिया जो थे ये इसे 1983 में जो है बनाया गया था। फिर 1969 में तमिलनाडु सरकार ने पहल पर राजमन्नार आयोग बनाया गया था। 1971 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद 27 अप्रैल 2007 में आप देखेंगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए एक आयोग की गठन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिफारिशें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती हैं। यूपीएससी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीसीएस में इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें दे दी हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए तो आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए ये भी 2018, अभी तक जो भी डिस्कस कर रहे हैं 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे पूछा है सरकार का संसदीय स्वरूप सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो आप देखेंगे जो भारत की सरकार का संसदीय स्वरूप देखेंगे सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में ये अवधारणा आई थी, 1700-1800 के बीच ये उभरी थी। ठीक है, और आप देखेंगे और इसे जो है समसामयिक स्वीडन में आप देखेंगे, स्वीडन में 1721 से 1772 के बीच आप देखेंगे संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा ये प्रभावित था। भारत में पहला संसदीय सत्र जो है 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। कहने का मतलब आप देखेंगे इसमें जो सही होगा, इसमें ग्रेट ब्रिटेन सही होगा। सरकार का संसदीय स्वरूप सबसे पहले जो आप देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन में चालू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यों की परिषद, जिसे क्या कहते हैं, राज्यों की परिषद क्या कहते हैं,
राज्यों की परिषद कहते हैं राज्यसभा से, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यों की परिषद कहते हैं राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करने की शक्ति, विशेष शक्ति के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करने की शक्ति। ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने की अनुशंसा। तो राज्यसभा के बारे में क्या विशेष शक्तियां हैं? लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी आपको राष्ट्रपति के पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की कार्रवाई प्रारंभ आप लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्यों से संबंधित कोई नई अखिल भारतीय सेवा आपको निर्माण करना होगा तो उसकी कार्रवाई आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ, राज्यसभा में प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा, भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? तो आप देख रहे होंगे संविधान के पार्ट से जो हमने आपको स्टार्टिंग में डिस्कशन किया, शेड्यूल से, इन सबसे क्वेश्चन कितने आते हैं। तो भारतीय संविधान के आप देखेंगे किस भाग में हमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अभी हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान के आप देखेंगे भाग दो में नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है प्रावधान दिए गए हैं, तो भाग 2 हो जाएगा। और इसके अलावा भाग 1 में देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, अनुच्छेद 1 से 4 की, तो भाग 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे इसमें कहा गया है कि भाग जो है 6 में, भाग 6 में संघ और संघ की बात की गई है, सॉरी राज्य की बात की गई है। भाग 5 में संघ की बात की गई है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे भाग 9 में नगर पालिकाओं की बात की गई है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, भाग 9 खा में आपको जो है कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी कमेटी की बात की गई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें पूछा संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधित कर सकती है, किसके द्वारा? ऑप्शन 1, सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन बी, 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा। ऑप्शन सी, 3/4 मेजॉरिटी के द्वारा। ऑप्शन डी, यानी 1/3 जो है आपके मेंबर के द्वारा, जो उपस्थित मेंबर है उनके द्वारा। तो भारत के संसद जो है, अब भारत की आधिकारिक भाषा जो है आप देखेंगे जो है यानी राजभाषा की बात करें या कोई भाषा, उसके प्रावधान को संशोधन कर सकती है, तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ये संशोधन करती है। ठीक है, अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारत में संशोधन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार से संशोधन किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे भाग 20 में इसका प्रावधान किया गया संसद के विशेष बहुमत से, और दूसरा होता है कुल राज्यों के आधे से अधिक अनुसमर्थन संसद के विशेष बहुमत द्वारा। इसके अलावा देखेंगे संशोधनों के प्रकारों की सूची में नीचे पाई गई जा सकती है। इसे देखेंगे तो 3 तरीके से इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत से, दूसरा संसद के विशेष बहुमत से, तीसरा देखेंगे संसद के विशेष बहुमत कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। ठीक है, तो इसमें देखिए साधारण बहुमत से क्या क्या संशोधन किया जाता है, इसकी यहाँ पर बात की गई है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे विशेष बहुमत से किसका किसका संशोधन किया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत यानी 50% से अधिक और 2/3 बहुमत यानी प्रत्येक सदन में सदस्य जो उपस्थित हैं और मतदान करते हैं उनकी बात कर रहा है। तो विशेष बहुमत की आवश्यकता अगर किसी फंडामेंटल राइट में संशोधन करना हो, डीपीएसपी में संशोधन करना हो। ठीक है, अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है वो सभी क्या होंगे, विशेष बहुमत से शामिल होंगे। ठीक है, और संसद के विशेष बहुमत के साथ जिसमें राज्यों की सहमत चाहिए होती है, तो उसका संबंध आप देखेंगे संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ मामला होता है जिसमें राज्यों के हित भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के नियुक्त की बात करिए। ठीक है, और इसके अलावा उसके बीच जो है विधायी शक्तियों का वितरण की बात करें, संघ और राज्य क्षेत्र की बात करें, 7वीं अनुसूची की बात करें, संसद के राज्यों को प्रतिनिधित्व की बात करें। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब संघीय मामलों से जुड़े मामले रहेंगे, वो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमत अनिवार्य होगी। जैसे आप देखेंगे फाइनेंस की बात जब जहाँ होगी, जैसे आप देखेंगे जो जीएसटी हुआ उसमें जो है राज्यों की विशेष सहमत की आवश्यकता थी। ठीक है, जहाँ तक संघीय यानी की बात करें तो संशोधन प्रक्रिया का दायरा जो है धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता गया। फिर 368 के तहत आप देखेंगे संसद मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की बुनियादी संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था केशवानंद भारती मामले के बाद में। ठीक है, और इसमें देखिए बुनियादी विशेषता यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में किसके किसे परिभाषित किया गया है, कभी कभी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता को, संविधान का सर्वोच्चता जो है बेसिक जो है आप देखेंगे बुनियादी संरचना में शामिल है। कल्याणकारी राज्य, इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की समानता का सिद्धांत, भारतीय राजनीतिक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रकृति, न्यायिक समीक्षा, ये भी बुनियादी संरचना में शामिल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, व्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो आप देखेंगे ये सब क्या है, भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना संबंधित है। इस पे आप देखेंगे
इसका दायरा 368 से इतर आता है, इस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।